नमस्कार दोस्तों, मैं वैभवंश राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 गति के नियम के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग लेक्चर 4.7 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और आज का सेशन हमारा जिस क्वेश्चन से स्टार्ट होता है वो है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 10 केजी द्रव्यमान का एक गुटका ऐसे आनत तल पर फिसल रहा है जो 36 से 30 डिग्री के कोण पर झुका है। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले डायग्राम में क्या किया, एक ऐसा आनत या नत समतल, एक ऐसा समतल होता है जो 36 के साथ किसी कोण पर झुका हो, तिरछा, ठीक है। तो 30 डिग्री पर झुका एक हमने समतल बना लिया, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, गुटके का त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुटके व तल के बीच गतिक घर्षण गुणांक 0.5 है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तुमको ये देखना होगा दोस्तों कि गुटके की तल के लंबवत दिशा में कोई भी गति नहीं है, ठीक है। गुटके की तल के लंबवत दिशा में कोई गति नहीं है, तो क्या होगा, जब लंबवत दिशा में कोई गति नहीं है, इसका मतलब लंबवत दिशा में जो दो बल लग रहे हैं, ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर, ये दोनों बलों का परिणामी 0 होगा, ठीक है। तभी तो कोई गति नहीं हो रही है, क्योंकि अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे होता तो कोई ना कोई गति होती, ठीक। इसलिए R माइनस mg cos 30 डिग्री, ठीक है, इन दोनों का परिणामी निकाला और उसको 0 के बराबर कर दिया, क्योंकि अगर दोनों बलों का परिणामी 0 ना होता तो ये गुटका या तो ऊपर की ओर गति कर रहा होता या ये लंबवत नीचे की ओर गति कर रहा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है भाई। चलिए R इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से, mg cos 30 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, बस इसको ऐसे ही रख लेते हैं। अच्छा, अभी क्या बोल रहे हैं, गुटके का त्वरण निकालना है। दोस्तों, ये गुटका नीचे की ओर ही फिसलेगा ना, इतना तो सब कॉमन सेंस के आधार पे इतना कह सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि गुटका ऊपर जाएगा, बिल्कुल गुटका नीचे आएगा। अब देखिए, जब ये गुटका नीचे आएगा तो देखिए जरा, इस गुटके पर तल के समांतर कितने बल कार्य कर रहे हैं। इस गुटके पर तल के समांतर केवल 2 बल कार्य कर रहे हैं। पहला बल है mg sin 30 जो कि नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा है Fs जो कि ऊपर की ओर जा रहा है। इन दोनों का परिणामी ही उसको गति कराएगा, ठीक है। तल के समांतर नीचे की ओर गति के लिए भाई mg sin थीटा ज्यादा रहा होगा, तभी तो पिंड नीचे आ रहा है, क्योंकि अगर Fs ज्यादा होता तो ये पिंड ऊपर चला जाता। भाई अगर किसी वस्तु पे ढेर सारे बल लग रहे हो, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी केवल 2, हमारे पास केवल 2 बल हैं, तो हम केवल 2 बलों की बात करेंगे, ठीक है। अगर इस पिंड पर लगने वाला बल Fs ज्यादा होगा तो ये वस्तु Fs की दिशा में चलने लगेगी। Fs मतलब ऊपर की ओर, Fs ऊपर है, Fs ऊपर है तो मतलब ये वस्तु जो है वो ऊपर की ओर चली जाएगी। अगर mg sin 30 डिग्री का मान ज्यादा है तो ये वस्तु mg sin 30 वाले फोर्स की दिशा में चलना शुरू कर देगी, यानी नीचे आना शुरू कर देगी। और हम सभी जानते हैं ये वस्तु अगर चलेगी, गति करेगी तो ये नीचे ही आएगी। इसका मतलब mg sin थीटा ज्यादा है, Fs कम होगा, ठीक है। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना होगा। यहां घटाया इसलिए जा रहा है दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं, वस्तु पे 2 बल लग रहे हैं, mg sin 30 और Fs, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। जब भी 2 बल एक दूसरे के परस्पर बिल्कुल विपरीत होते हैं, 180 के एंगल पर होते हैं और उनका परिणामी निकालना होता है, तो परिणामी निकालने का मतलब होता है दोनों को घटा दीजिए और ज्यादा वाले में से कम वाले घटाइए। अब मुझे पता चल गया है कि ज्यादा कौन है, mg sin 30, तो ज्यादा वाले में से यानी mg sin 30 में से Fs को माइनस करेंगे। चलिए mg sin 30 माइनस Fs, ठीक है, ये क्या कराएगा, ये इसको परिणामी, इसको गति कराएगा, ठीक है। ये जो निकला है यहाँ पे mg sin 30 माइनस Fs, ये परिणामी बल है और यही परिणामी बल इसको गति करा रहा है। तो किसी भी वस्तु पे लगने वाला परिणामी बल बराबर होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न होने वाले त्वरण के, ठीक। चलिए अभी क्या करेंगे, ये हो जाएगा mg sin 30 डिग्री, ये इसकी जगह रख सकते हैं μs इंटू r, ठीक है, और r की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, r की जगह रख सकते हैं हम लोग mg cos 30 इक्वल, ये हो गया ma, ठीक है। यहां लिख देंगे हम लोग साइड में कि Fs इज इक्वल टू μs इंटू r, ठीक है, इज इक्वल टू μs इंटू mg cos 30 डिग्री, ठीक है भाई। चलिए अभी क्या होगा, m सब जगह है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी g sin 30 डिग्री माइनस μs g cos 30 डिग्री, ठीक है।
अभी देखिए जी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, ठीक, और अंदर जो बचेगा उसको एज इट इज लिख देते हैं, साइन 30 डिग्री माइनस म्यू एस कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब केवल इसको कैलकुलेशन बची है यहाँ पे, देखिए a इज इक्वल टू, यहाँ आ जाता हूं मैं, ठीक है, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g की वैल्यू कितनी है 9.8 दिया हुआ है। दोस्तों जब g की वैल्यू जो दी जाएगी वही लेंगे, अगर ना दिया हो तो फिर हम लोग 9.8 ही लेंगे, अगर दे रहा है 9.8 तो भी 9.8 लेंगे, कुछ नहीं दिया है तो भी 9.8 लेंगे, 10 तभी लेंगे जब दिया हो, ठीक है, 9.8। और देखिए साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है, माइनस म्यू एस की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.5 मतलब वही 1/2 है ना, एक ही चीज है। चलिए अभी कितना है, और इनटू में cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है, √3 की जगह 1.732 लिख देंगे और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू कितनी आएगी 0.657 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका जवाब। ओके दोस्तों, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक। अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान m1 का एक गुटका A ये रहा, ठीक है, द्रव्यमान m2 के एक अन्य गुटके B पर रखा है, ठीक, तथा ये दोनों एक स्थिर क्षैतिज तल C पर रखे हैं। ये क्षैतिज तल है, इसकी बात कर रहा है, ये जो सरफेस है, जो पृष्ठ है जिसके ऊपर ये दोनों रखे हुए हैं ये C है, ठीक है भाई। चलिए A व B एक हल्की डोरी द्वारा परस्पर संबंधित है। देखिए A व B को हमने एक डोरी से बांध रखा है, ठीक है, और वो डोरी हल्की है, मतलब उसका खुद का वेट, डोरी का खुद का वेट बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। एक हल्की डोरी द्वारा परस्पर संबंधित है जो एक घर्षण रहित घर्षणहीन घिरनी पर से गुजरती है। ये रही घिरनी, ठीक है। सभी तलों के मध्य गतिक घर्षण गुणांक कितना है म्यू के है, ठीक है। बी पर आरोपित उस बल की गणना कीजिए जो ए व बी को एक समान चाल से चला सके, ठीक है। मुझे क्या देखना है, मुझे बी पर आरोपित उस बल की गणना करनी है जो ए व बी को एक समान चाल से चला सके, ठीक। अब देखिए इस पर बल लग रहा है इधर की ओर F, इधर की ओर एक बल लग रहा है F, ठीक है। चलिए भाई अब करना क्या है, इस पे बल लग रहा है, ये देखिए जब ये गति करेगा तो क्या क्या होगा, जब मान लीजिए हम गुटके बी को पकड़ के खींच रहे हैं, तो जब गुटका बी चलेगा तो ये डोरी तनेगी और ये डोरी खिसकेगी तो ए आगे की ओर जाएगा, मतलब गुटका ए जब बी पर हम इधर की ओर बाईं ओर बल लगाएंगे, बी पर बाईं ओर बल लगाएंगे तो गुटका बी बाईं ओर चलेगा, लेकिन गुटका ए दाईं ओर चलेगा। तो हमको करना क्या है, हमको गुटके ए के लिए गति के लिए अलग बात करनी है और बी की गति के लिए अलग बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले गुटके ए की गति को हम देखते हैं। ये हमारा, इसको हमने बोल दिया फिगर 1, ठीक है। अभी एक और फिगर बनेगा गुटके ए के लिए, यहां बना रहा हूं। देखिए जब हमने बी को बाईं ओर बल लगा के खींचा तो गुटका बी बाईं ओर चला, लेकिन गुटका बी बाईं ओर चलेगा तो डोरी खींचेगी और इस कारण गुटका ए दाईं ओर चलना शुरू करेगा। तो हम यहाँ पे देखिए गुटके ए पर हमने एक बल बना दिया T, और वो बल किधर की ओर है, दाईं ओर है, तभी तो गुटका ए दाईं ओर चलना प्रारंभ करेगा, ठीक है। अच्छा भाई अभी देखिए केवल गुटके ए की बात हो रही है, ठीक है। तो गुटका ए जब गुटका बी पर रखा होगा तो आपको पता है गुटका बी क्या करेगा, गुटका ए क्या करेगा, अपने भार के बराबर बल लगाएगा, ठीक है। और गुटके ए का अगर द्रव्यमान m1 है तो भार कितना हो जाएगा m1 × g, और गुटके बी का जो सतह है, गुटके बी की जो सतह है वो गुटके ए पर ऊपर की ओर बल लगाएगी, ठीक है। बल ये लगाएगी m2 × g, ठीक है। ठीक, चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा और ये इस पे देखिए जब गुटका ए गुटके बी पर अपने भार के बराबर बल लगाएगा तो गुटका बी भी उस पर क्या करेगा, अभिलंब तल की प्रतिक्रिया R लगाएगा, ठीक है। और R का मान m1g के बराबर होगा, ठीक है। और देखिए जब गुटका ए फिसलेगा, गुटके बी के ऊपर फिसलता हुआ दाईं ओर गति करेगा तो इस पर एक घर्षण बल भी तो लगेगा बाईं ओर, उसको हमने बोल दिया Fs, ठीक है। चलिए भाई तो ये हो गया, ये हमारा फिगर 2, ठीक। तो लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, गुटके ए की गति के लिए। आइए सबसे पहले देखिए गुटके ए की ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति तो है नहीं, और जब गुटका ए ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं कर रहा है इसका मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाला बल R और m1g दोनों का परिणामी 0 है, ठीक है।
गुट का ए ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं करता, अतः r माइनस m1g कितना होगा, 0 होगा। यहां से रिजल्ट निकल के आएगा कि r इक्वल m1 इंटू जी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, चलिए अभी क्या है, अब इसकी दाईं ओर गति, जब गुट का ए दाईं ओर चलेगा तो गुट के ए पर लगने वाला घर्षण बल बाईं ओर होगा। और इस केस में क्या होगा, चलिए अगर आप समझिए तो गुट का ए दाईं ओर चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब गुट के ए पर दाईं ओर जो भी बल लग रहा होगा वो ज्यादा होगा, और गुट के ए पर दाईं ओर कौन सा बल है, तनाव बल, यानी तनाव बल ज्यादा है, घर्षण बल कम है, तभी तो। और घर्षण बल कम होना भी चाहिए, क्योंकि अगर घर्षण बल ज्यादा होगा या बराबर हो जाएगा तो वस्तु गति करेगी ही नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो घर्षण बल और तनाव बल का जो परिणामी है वो उसको चलाएगा। ठीक, देखिए गुट के ए की क्षैतिज गति के लिए, क्षैतिज गति के लिए क्या करना होगा, टी माइनस एफ एस का जो परिणामी है वो उसको चलाएगा। किसको चलाएगा, गुट के ए को चलाएगा। ठीक है, गुट के ए का द्रव्यमान कितना है, m1 है, और इसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण हो गया a। ठीक है, और देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, एक समान चाल से चलाना। एक समान चाल मतलब कि चाल घटे बढ़े ना, चाल घटे बढ़ेगी नहीं, वेग घटे बढ़ेगा नहीं, तो त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक समान चाल के लिए यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा t माइनस एफ एस इक्वल 0। यहाँ ऐसा क्यों किया, लिख दीजिएगा एक समान चाल के लिए। ठीक है, a इक्वल भाई 0 होगा। ठीक है, चलिए अभी कितना हो जाएगा, t इक्वल ये हो जाएगा एफ एस। ठीक, यहां से t इक्वल कितना निकल के आएगा, एफ एस, यानी कि म्यू एस इंटू आर। ठीक, और r की वैल्यू कितनी है, m1 इंटू जी, यहां पे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा म्यू एस इंटू m1 जी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, चलिए भाई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अभी क्या करना है, गुट के ए के लिए सारा काम हो गया, अब गुट के बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूं और देखिए गुट के बी के लिए, चलिए फिर से बनाता हूं। तो दोस्तों फिगर 2 में देखिए क्या बोल रहे हैं, यहां पे सब कुछ वही है। जब गुट का बी चलेगा तो विचार करिएगा, जब गुट का बी चलेगा तो वो गुट के ए के सापेक्ष गति कर रहा है ना, तो बस, यानी ए और बी के तल पर एक घर्षण बल कार्य करेगा एफ एस। ठीक, और जब गुट का बी चल रहा है तो वो तल सी पर भी तो गति कर रहा है, तो यानी कि मतलब ये हुआ कि तल सी और गुटका बी, इन दोनों के बीच भी घर्षण बल लगेगा। ठीक है, और गुटका बी जो है वो किधर चल रहा है, वो बाईं ओर चल रहा है, गुटका भी बाईं ओर चल रहा है, तो घर्षण बल दाईं ओर लगेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को ध्यान में रख के बात करनी है। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पे फिर से वही काम करना है, गुटके बी के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं है तो वो दोनों को बैलेंस करना होगा। ठीक, फिर क्षैतिज दिशा में सारे बलों को इक्वेट करना होगा। ठीक, तो चलिए, गुटके बी की ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं है, और इस केस में क्या होगा, अब जब ऊर्ध्वाधर दिशा में गति नहीं है, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में जो दो बल लग रहे हैं r डैश और m1 प्लस m2 इंटू जी, ये दोनों का परिणामी कितना होगा, 0 होगा, यानी r डैश और माइनस m1 प्लस m2 इंटू जी, इन दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से रिजल्ट कितना निकल के आया, r डैश इक्वल m1 प्लस m2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक, अब क्षैतिज दिशा की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये पिंड जो है गुटका बी वो बाईं ओर चल रहा है, यानी कि बाईं ओर लगने वाला बल ज्यादा होगा। ठीक, तो ज्यादा में से कम वाले को घटाइए, ज्यादा बल है F और कम बल कितने हैं, T, F डैश, F S, ये तीनों कम बल हैं। ठीक है, तो T माइनस एफ एस माइनस एफ एस डैश, इन सब का परिणामी क्या करेगा, इस गुटके बी को गति कराएगा। गुटके बी का द्रव्यमान कितना है, m2 इंटू ए, लेकिन एक समान चाल से चल रहा है। एक समान चाल मतलब कि त्वरण नहीं होगा, जब वेग बदलेगा ही नहीं तो काहे का त्वरण। ठीक है, तो a बराबर 0 कर दीजिए तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, f माइनस का t माइनस का एफ एस माइनस का एफ एस डैश इक्वल 0। ठीक है, आपको दोस्तों पता है समीकरण, चलिए अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, t माइनस, ये सब जाके उधर प्लस हो जाएंगे, एफ एस प्लस एफ एस डैश। ठीक है, चलिए, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है म्यू एस m1 g प्लस एफ एस की वैल्यू म्यू एस m1 g प्लस एफ एस डैश। एफ एस डैश की वैल्यू कितनी है, एफ एस डैश की वैल्यू, एफ एस डैश की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखिए एफ एस डैश
एफ एस डैश है क्या, समझिएगा, एफ एस डैश है बी और सी के बीच में लगने वाला घर्षण बल, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू एस इंटू आर डैश, ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पे म्यू एस एफ एस बराबर कितना होता है, म्यू एस इंटू आर, लेकिन एफ एस डैश है क्या, एफ एस डैश बी और सी के बीच में लगने वाला घर्षण बल है, तो मुझे अभिलंब तल की प्रतिक्रिया वो वाली लेनी पड़ेगी जो बी और सी के बीच में है। तो बी और सी के बीच में अभिलंब तल की प्रतिक्रिया आर डैश है, तो एफ एस डैश बराबर म्यू एस इंटू आर डैश हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब इसको देखिए, म्यू एस m1g, म्यू एस m1g, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 2 टाइम्स हो जाएगा ना दोस्तों, 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स म्यू एस m1g, ठीक है, प्लस ये हो गया म्यू एस और आर डैश, आर डैश कितना है दोस्तों, आर डैश है हमारा m1 प्लस m2 इंटू में g, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, म्यू एस कॉमन आ रहा है ना, म्यू एस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा 3m1 प्लस m2 और बाहर आ गया g, ठीक है। चलिए ये बात हो गई, ये तो f की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है, यानी कि मुझे इतना बल लगाना पड़ेगा, म्यू एस इंटू जी ब्रैकेट में 3m1 प्लस m2 के बराबर बल लगाना पड़ेगा, तब ये एक समान चाल से पूरा सिस्टम चलने लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था काफी, ठीक है, तो इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए अभी ये क्वेश्चन पूरा होता है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं, 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक फायरमैन है, वो बचाव अभियान के दौरान एक खंबे से नीचे फिसलता है, खंबा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है, खंबा बिल्कुल ऐसे होगा, इस पे वो फिसल रहा है, ठीक, तो घर्षण बल उस पे जाहिर सी बात है, जब वो खंबे को पकड़ के नीचे आ रहा होगा, खंबा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल होता है बिल्कुल, ठीक है, खंबा बिल्कुल वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल खंबे से जब वो फिसलता हुआ नीचे आ रहा होगा तो उसका भार तो नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक है, लेकिन उसकी गति नीचे हो रही है तो घर्षण बल ऊपर लगेगा, ठीक, और घर्षण बल कितना फिक्स है, घर्षण बल एक फिक्स वैल्यू पर यानी कि 720 न्यूटन पर फिक्स है, ठीक। अच्छा, फायरमैन का त्वरण ज्ञात कीजिए, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, देखिए पहले तो ये समझिए कि उस फायरमैन का बल नीचे की ओर, फायरमैन पर जो नीचे की ओर बल लग रहा है वो क्या है, वो उसका भार है, ठीक है, तो फायरमैन का भार नीचे है और घर्षण ऊपर है और इन दोनों का परिणाम ही उसको गति कराएगा, ठीक है। तो फायरमैन का जो भार है, ठीक है, वो नीचे है और फायरमैन भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब फायरमैन का भार ज्यादा है, घर्षण बल कम है, तो क्या करेंगे, फायरमैन की गति के लिए हम लोग लिखेंगे m इंटू जी, ये फायरमैन का भार हो गया जो कि नीचे की ओर है, इसमें से हम घटाएंगे क्या, घर्षण बल घटाएंगे, तो जो परिणामी आएगा वो क्या करेगा, वो उसको गति कराएगा, इतना तय है, ठीक। चलिए अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे केवल कैलकुलेशन करनी है, 80 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है, m का मान हो गया 80, g का मान है 10 माइनस fs का मान है 720 इक्वल m है m इंटू ए, m भी 80 है, m फायरमैन का द्रव्यमान ही तो है, ठीक है, और मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 800 माइनस 720 डिवाइडेड बाय 80, ये पूरा निकल के आ जाएगा, a इज इक्वल टू 80/80 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया इसका जवाब। बस इतना सा था ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी सरल था, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, स्थिति पर विचार करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कठिन हो, उसका डायग्राम बना के एक एक फोर्स को रिजॉल्व करना है, ठीक है, फिर देखिए कौन सा फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है और कौन बैलेंस नहीं हो रहा है, जो बैलेंस नहीं हो रहा है वही मोशन कराने के लिए जिम्मेदार होगा। इक्वेशन सेटअप करिए, गुणा भाग करिए, आंसर, बस इतना सा काम होता है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें डायग्राम ही हम लोग सही नहीं बना पाते, स्टूडेंट्स ज्यादातर गलती ये करते हैं कि वो डायग्राम गलत बना देते हैं, इसलिए आंसर पूरा गलत हो जाता है, ठीक। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसको समझ के डायग्राम बनाना है, डायग्राम सही होना चाहिए तो क्वेश्चन सही, डायग्राम गलत तो क्वेश्चन गलत, ठीक है। ये क्वेश्चन तो काफी इजी था। खैर दोस्तों इसका सोल्यूशन हो गया, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक गुटका 4 मीटर लंबे खुरदुरे तिरछे तल पर रखा है, ठीक है, ये वो तल है जिसकी बात कर रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं A B C, ठीक है। तो एक
4 मीटर लंबा खुरदुरा तिरछा तल है। वो कौन सा तल है? AB। ठीक है, इस तल AB पर, ठीक है, एक गुटका रखा हुआ है। ठीक है भाई, जब तल का ऊपरी सिरा ये है, ठीक है, जब तल का ऊपरी सिरा पृथ्वी से 1 मीटर ऊंचा उठाया गया है, ठीक है, 1 मीटर ऊंचा उठाया जाता है तो गुटका फिसलना प्रारंभ कर देता है। ठीक, स्थैतिक घर्षण गुणांक की गणना कीजिए। दोस्तों मैंने आपको थ्योरम बताया था कि अगर आप किसी तल पर गुटके को रखते हैं और आप देख रहे हैं कि गुटका गति नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा कोण बढ़ाइए, थोड़ा कोण बढ़ाएंगे तो एक कोण ऐसा आएगा जब गुटका अपने आप फिसलना प्रारंभ कर देगा। क्योंकि जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं, नीचे की ओर लगने वाला बल mg sin थीटा बढ़ता है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, अगर थीटा का मान 0 से 90 के बीच में बढ़ाया जाए तो साइन थीटा भी बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का मान जो होता है वो क्या होता है? वो साइन 0 पर 0 होता है और साइन 90 पे 1 होता है। तो उसके जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन का मान 0 से 90 यानी 1 की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं mg sin थीटा बढ़ रहा है, इसलिए mg sin थीटा नीचे वाला बल बढ़ रहा है। तो कभी ना कभी तो ऐसी स्थिति आएगी जब नीचे की ओर लगने वाला बल mg sin थीटा घर्षण बल को पार कर जाएगा, घर्षण बल से ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही वो घर्षण बल से ज्यादा होगा वो फिसलना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, हमने मान लिया कि जिस कोण पर वस्तु फिसलना प्रारंभ करती है वो कोण कौन सा है? थीटा एस है। ठीक है, तो क्या करना होगा? इस त्रिभुज में लगा दीजिए जरा, हमको क्या दिया है? लंब दिया है, कर्ण दिया है। क्या लगाएंगे? साइन लगा लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में लगाइए जरा साइन थीटा। कितना होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण ना। लंब कितना है? BC और कर्ण कितना है? AB। ठीक है, चलिए भाई, अभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा एस। ठीक है, और ये BC कितना है भाई? BC है आपका 1 और AB कितना है? 4। ठीक, इतनी बात हो गई। अच्छा, इसको हम रख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अच्छा, अभी हमें को कॉस निकालना है। कॉस क्यों निकाल रहे हैं समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, क्या कैसे निकलेगा कॉस? 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एस। ठीक है, जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा ये? कॉस थीटा एस इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एस। साइन थीटा एस का स्क्वायर करिए जरा, कितना आएगा? 1/16। ठीक, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 16 माइनस 1 अपॉन में 16। ठीक, ये हो जाएगा कॉस थीटा एस इज इक्वल टू अंडर रूट में 15 डिवाइडेड बाय 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 को केवल डिवाइड करना है। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए अभी इसको डिवाइड करिए। साइन थीटा एस डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एस इक्वल 1/4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15 अपॉन 4। 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा और कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा tan थीटा एस और ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 15। ठीक है, और आपको पता है कि tan थीटा एस ही तो म्यू एस के बराबर होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। ये देखिए सॉल्व हो गया। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.258 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना है, बस ट्रायंगल में साइन लगाना है। कॉस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से कॉस थीटा निकालेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे, tan मिल जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, इतना हो गया। तो बस tan थीटा एस म्यू एस के बराबर है और यही आपका जवाब है। अब हम लोग मूव करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? एक गुटका परिवर्ती ढालू तल पर रखा है, क्षैतिज के साथ वह ढलान ज्ञात कीजिए जिस पर गुटका फिसलना प्रारंभ करता है। ठीक है, गुटके तथा तल के बीच घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर 1/√3 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ढलान ज्ञात करनी है। ढलान का मतलब क्या होता है कि आपको थीटा पूछ रहा है कि थीटा एस इक्वल कितना होगा। ठीक है, अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको थीटा एस पूछ रहा है, म्यू एस दिया है। ठीक है, क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू एस इक्वल tan थीटा एस। बिल्कुल सही। ठीक है, और यहाँ पे थीटा एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स
म्यू एस, ठीक है। जरा सॉल्व करिए, tan इनवर्स म्यू एस की वैल्यू कितनी है 1/√3। अब आप ऐसा सोचिए, tan को हटाने के लिए क्या करना होगा, tan की टेबल में कौन से एंगल पे, tan की टेबल के लिए कौन से एंगल पे वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये होती है tan 30 पे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर होता है किसके, 1/√3 के, ठीक है। चलिए भाई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा θs = 30 डिग्री। समझ गए आप, गुड। तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु एक खुरदुरे तल पर स्थित है। इस तरह का हमने खूब क्वेश्चन किया है। समझ लीजिए एक तिरछा तल है, ठीक है, उस पर एक वस्तु रखी है और उस तल का क्षैतिज के साथ झुकाव कोण 30 डिग्री दिया है, ठीक है। सीमांत संतुलन में है, मतलब सीमांत संतुलन का मतलब ये होता है कि अगर 30 डिग्री से एक भी एंगल ज्यादा बढ़ा, मतलब 1 डिग्री भी बढ़ा, 30 से बढ़कर 31 डिग्री हुआ, वस्तु फिसलने लगेगी, ठीक है। ये मतलब है सीमांत संतुलन का मतलब कि वस्तु बस गति करना प्रारंभ करने वाली है। 1 डिग्री भी अगर बढ़ेगा तो उधर वस्तु चलना शुरू कर देगी। जब झुकाव कोण बढ़कर 45 हो गया तो वस्तु नीचे की ओर त्वरित गति से फिसलती है। त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों, जब वस्तु फिसलती है तो नीचे की ओर जो घटक आता है वो mg sin थीटा होता है ना, और विपरीत दिशा में एक घर्षण बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। तो इन दोनों का परिणाम ही उसको गति कराएगा, यानी कि mg sin 45 डिग्री, ठीक है, माइनस fs इक्वल कितना हो जाएगा, m इंटू a, उसको गति कराएगा, ठीक है भाई। और सुनिए mg sin 45 इसको एज इट इज लिखेंगे और यहां पे इसको लिख सकते हैं म्यू एस इंटू आर, और आर की जगह mg cos 45, ठीक है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है ना, ऊपर की ओर r और नीचे की ओर जो घटक आता है mg cos थीटा, वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं कि fs इज इक्वल टू कितना होता है, fs इज इक्वल टू म्यू एस r इज इक्वल टू म्यू एस इंटू mg cos 30, ठीक है, cos थीटा है cos 30, और यहाँ पे हमारा एंगल 45 है तो हम 45 ले लेंगे भाई, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू ma। अब देखिए दोस्तों, मुझे त्वरण निकालना है तो, और द्रव्यमान दिया नहीं है, द्रव्यमान की जरूरत भी नहीं है क्योंकि द्रव्यमान तो कैंसिल हो जा रहा है ना। कितना बचेगा, a इज इक्वल टू ये बचेगा g sin 45 माइनस म्यू एस g cos 45, ठीक है, इज इक्वल, अच्छा ये तो a में लिख चुका हूं, ठीक है। चलिए अब केवल कैलकुलेशन बचा है, g की वैल्यू, g कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, ठीक, बाहर ले लीजिए, कितना बचेगा, ये बचेगा sin 45 डिग्री माइनस म्यू एस और cos 45 डिग्री, ठीक है। चलिए अभी क्या है, g की वैल्यू 9.8, ठीक, और आपको यहां पे देखिए sin 45, यहां पे हम इसकी जगह रखेंगे म्यू एस। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा एस। थीटा एस मतलब वो सीमांत घर्षण कोण होता है जिसके तुरंत बाद वस्तु चलना प्रारंभ कर देती है, और सीमांत घर्षण कोण कितना है 30 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा एस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसकी जगह रख देंगे 1/√3, ठीक, और ये cos 45 एज इट इज रहेगा, या चलिए पहले एंगल लिख देता हूं, बाद में लिखूंगा इसको, ठीक है। ये हो जाएगा tan 30 इंटू cos 45 डिग्री, ठीक। चलिए अभी क्या है, अभी यहाँ पे जी रहने देते हैं, अब सारी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो ये 9.8 इंटू sin 45 1/√2 माइनस 1/√3 इंटू 1/√2, ठीक है। इसको जरा कॉमन ले लेते हैं, 1/√2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 इंटू 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, चलिए अच्छा अभी बाद में ले लेंगे, ठीक है। कितना है, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/√3, ठीक। अभी मैं इधर आ जाता हूँ, ये सब a के बराबर है दोस्तों, a की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.8, और √2 की वैल्यू होती है 1.414,
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ एलसीएम लेंगे, √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू √3 बराबर 1.732, ठीक है, और √2 बराबर कितना होता है 1.414, ठीक। यहाँ पे 1.732 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.732, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.732, ठीक है, ओके। अब इसको सारा सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, सॉल्व करने पर आएगा 2.929 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जैसे हम लोग ने पहले किया था, बिल्कुल वही प्रोसीजर अपनाना है कि mg sin थीटा नीचे आ रहा है, fs घर्षण बल उसका विरोध कर रहा है, दोनों का रिजल्टेंट निकाल के ma के बराबर कर दिया, सारी कैलकुलेशन कर ली, बस इतना सा था क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक पिंड 6.4 मीटर लंबे खुरदुरे तल के ऊपरी सिरे से विरामावस्था में फिसलता है, ठीक। तल का झुकाव कोण क्षैतिज के साथ 30 डिग्री है। तल की तली तक पहुंचने में पिंड द्वारा लिया गया समय निकालिए, ठीक है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाना होगा। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हमने एक आना समतल बना रखा है जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पे एक इस तल के बिल्कुल एकदम ऊपर, एकदम ऊपरी सिरे पर एक गुटका रखा है, वो विरामावस्था से फिसलना प्रारंभ करता है, ठीक है, और फिसलता फिसलता 6.4 मीटर की दूरी तय करने के बाद एकदम बॉटम पे आ जाता है, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक आने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले दोस्तों में ये निकालना है कि इसका त्वरण क्या होगा, ठीक है। इसका त्वरण अगर हमने निकाल लिया तो काम बन जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या किया जाए त्वरण निकालने के लिए। ओके दोस्तों, त्वरण निकालने के लिए करना क्या होगा, आपको पता है mg sin थीटा नीचे लगेगा, घर्षण बल ऊपर लगेगा, इन दोनों का परिणाम ही उसको गति कराएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, पिंड की तल के समांतर नीचे की ओर गति के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि mg sin, यहां लिखता हूं, साइड में लिखता हूं, ठीक है, mg sin 30 डिग्री माइनस fs इज इक्वल टू ma, ठीक है भाई। चलिए, और mg sin 30 को एज इट इज लिखेंगे, माइनस यहां पे लिखेंगे μs इंटू r, और r की वैल्यू mg cos 30 डिग्री, ठीक है। जैसे हम लोग ने दोस्तों पहले किया था बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है, ठीक है। r जो होता है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर लेता है, तो r बराबर mg cos थीटा होता है। तो यहीं पे इसी लॉजिक का यूज करके मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि fs इज इक्वल टू μs इंटू r और μs इंटू mg cos थीटा, और यहाँ थीटा 30 है तो mg cos 30, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अभी देखिए m सब कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, g sin 30 डिग्री माइनस μs g cos 30 डिग्री, ठीक है। कॉमन ले लीजिए जरा, जी कितना आ जाएगा, जी कॉमन ले लिया, sin 30 माइनस μs और cos 30 डिग्री, ठीक है भाई। चलिए अभी सारी वैल्यू रखिए, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, ये हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या है sin 30 कितना होता है 1/2 माइनस √2, सॉरी √2 कह रहा हूं, ये घर्षण बल, अच्छा गति घर्षण बल है दोस्तों, इसलिए एफ के होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ गति घर्षण बल ना, वस्तु पिंड जो है गति कर रहा है, तो यहाँ पे सब एफ के होगा, और एफ के इज इक्वल टू म्यू के, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, और अब यहाँ पे म्यू के हो जाएगा, ठीक है भाई। और म्यू के की वैल्यू आपको कितनी दी है 0.2, तो यहाँ 0.2, और cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है। इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बराबर आ जाएगा आपका 0.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई ये तो हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग बात करेंगे कि इसको नीचे आने में कितना समय लगेगा। मान लिया पिंड को तल के तली तक आने में t समय लगता है, ठीक है, ठीक है। तब क्या करेंगे, न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण लगाइए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। यही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें s पता है और हमें a हमने निकाल लिया है, t मिल जाएगा आसानी से। अगर आप पहला समीकरण लगाएंगे तो अंतिम वेग कहां से लाएंगे, ठीक है।
और अगर आप तीसरा समीकरण लगाएंगे तो भी अंतिम वेग कहां से लाएंगे, क्योंकि पहले और तीसरे समीकरण में v आता है और v मुझे पता नहीं है, और वो v निकालने के लिए फिर काम हमारा बढ़ जाएगा। तो इतनी बेवकूफी करने से अच्छा है इक्वेशन नंबर 2 लगा लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग, वो देखिए क्या लिखा था, वो विरामावस्था से फिसलना प्रारंभ करता है, यानी इसका प्रारंभिक वेग u बराबर कितना है दोस्तों, 0। इसके लिए u बराबर कितना है, 0, और जब u बराबर 0 है तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए, s इज इक्वल टू 0 इंटू टी, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। यहां से जरा टी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 2s डिवाइडेड बाय a। ठीक है, यहां से जरा सॉल्व करिए और कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है, 6.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए कितना है, 3.20, ये अप्रॉक्स इससे 2 टाइम्स कटेगा, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी टी बराबर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद ये गुटका तल की तली यानी बॉटम पर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। दोस्तों इस सेशन में आपने जो भी पढ़ा, इसके रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।